सलीम जाफर साहब, क्या हुआ था कदाफी स्टेडियम लाहौर में 87 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल? उस नाकामी का जिम्मेदार आप ही को समझते हैं हम। 17 रन आपके स्टीव वॉ ने लिया, आना कि इमरान खान का ओवर बचा हुआ था, आपने क्यों ओवर किया? आई डोंट नो, वो एक्चुअली उनकी वैसे हैबिट थी कि वो एक दो ओवर पहले बॉलर्स को कह देते थे कि उस एंड से आपको बॉलिंग करनी है। उन्होंने मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द सडन माइंड चेंज किया। उस वक्त मुझे वार्म अप उन्हीं का ही था, वो एक्सपेक्टेड यही था कि वो ओवर करेंगे। बहरहाल उनकी क्या प्लानिंग थी वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस मैच को अगर आप देखें तो वो एक तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। उस दिन बैड डे था, तौसीफ भाई उसमें इंजर्ड हो गए, सलीम यूसुफ उसमें इंजर्ड हो गया था, फिर इमरान खान का बैड डिसीजन जो एम्पायर ने, जो डिकी बर्ड ने आउट दिया था, वो एक रॉन्ग डिसीजन था। प्लस मेरा ये हुआ, वो तो कोइंसिडेंट है कि जितने रन से पाकिस्तान आ रहा उतने ही रन मैंने दिए। मैं अगर 5 रन देता तो 5 रन से हार जाता। अगर उस ओवर्स को अगर आप गौर से देखें, कुछ करें, उसमें मिस फील्डिंग हुई है, चौका हो गया, जिसमें फील्डिंग मतलब एजाज अहमद के पैरों के बीच से बॉल चले गया, चौका हो गया। वो 1 रन था। ओवर थ्रो के 2 रन चले गए, रन आउट के लिए किया तो बैकअप नहीं था, वो 2 रन हो गए, तो नेचुरली वो मेरे अकाउंट में ही आ गए। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि बार ये तो क्रिकेट है। अब जो T20 आप देखें, अब जो हो रहा है, अब जो बॉलर के साथ हाल हो रहा है, 24 रन 20 रन 25 रन तो आम शाम बॉलर्स दे रहा है। बहरहाल वो बस बैड डे था, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन नॉर्मली एक चीज़ है कि बाद में मार पड़ती है तो याद रहती है, लेकिन इसको तो पहली इनिंग में थी। बाद में लोगों को या तो समझ उस वक्त क्रिकेट की बहुत थी लोगों को कि उस वजह से वो नंबर रह गया ना, 17 रन से आ रहे और इनके आखिरी ओवर में तो इतना भी तो याद किसी को अभी तो कोई याद ही नहीं करता। इतनी मार पड़ रही है, सब हो रही है, याद ही नहीं रखते। अच्छा, आजकल एक बहस चल रही है कि 90 के क्रिकेटर अच्छे या 2000 के। तो सलीम जाफर साहब, आपने 2007 सलाउद्दीन सल्लू साहब की सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा थे और आपने 2 ऐसे खिलाड़ियों को टीम से निकाला 2007 में जो कि बाद में खेले पाकिस्तान से T20 क्रिकेट, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक। ये बहुत मुश्किल डिसीजन था और बहुत ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ की रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम उसी वक्त हम आजकल बहस चल रही है रिजवान और बाबर को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी हमने ये जब देखा था, जब T20 का पेस हमें मालूम था, क्योंकि हम कराची में ये फॉर्मेट खेल चुके थे कि रमज़ान क्रिकेट इसी पेस पे होती थी, 20 ओवर की क्रिकेट थी वो। तो हमें मालूम था कि यहाँ पे इस तरह के प्लेयर चाहिए जो पावर हिटिंग में अच्छे हों। तो मोहम्मद यूसुफ का उसमें भी हमें मालूम था, नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, लेजेंड है वो पाकिस्तान का, लेकिन वो लॉन्गर वर्जन का बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था। लेकिन T20 फॉर्मेट में हमने यही समझा था कि कुछ इस तरह का बैट्समैन होना चाहिए जो स्ट्राइकिंग रेट। यूसुफ का तो समझ आता है, रज़ाक को भी आपने ड्रॉप कर दिया। रज़ाक का ये हुआ था कि जब टीम अनाउंस होने से पहले वो बीमार भी हो गए थे, उनकी फिटनेस के इशू थे, फील्डिंग के इशूज़ थे, तो इस वजह से फिर हमने सोहेल को हमने नहीं, सोहेल तनवीर को तो आप बल्ले के ऊपर लेकर आए थे ना, वो जो आसिफ को बल्ला मारा शोएब अख्तर ने। नहीं, सोहेल तनवीर तो उस वक्त नया था, उसका डेब्यू करवाया। नहीं, उसको लेकर आया आप शोएब अख्तर के रिप्लेसमेंट पे। सोहेल तनवीर रिप्लेसमेंट पाया था शोएब अख्तर के। और क्यों बैटिंग भी उसने डोमेस्टिक में रन भी किए हुए थे सोहेल तनवीर ने, और उसने आउट भी किए थे, तो उसको नहीं, वो पहली टीम में आपके नहीं था। मैं ये आपको कह रहा हूँ, वो शोएब अख्तर ने जब बल्ला मारा आसिफ को, आपने जब जोहानिसबर्ग से वापस बुलाया, उस रिप्लेसमेंट में सोहेल तनवीर टीम में नहीं, हमने मैं पार्ट था सिलेक्शन कमेटी का, उस वक्त हमने उस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं किया था। ये 2 हमने चेंजेस किए थे, और नेचुरली फिर आपने देखा, आपने जब वो गए तो दोनों बेस्ट परफॉर्मर रहे बॉलिंग में। सोहेल तनवीर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आपने मिसबाह उल हक को रखा था, मिसबाह को हमने यूसुफ की जगह ले आए थे, और मिसबाह भी वहाँ पे मतलब टीम फाइनल तक पहुंच गई थी, और वो बस 1 बॉल की गेम रह गई थी। वो थोड़ा सेंसिबल शॉट लग जाता तो वो पाकिस्तान जीत चुका था। मैं क्रेडिट देता हूँ इनको कि ये उस वक्त से यूसुफ को पहचान गए कि यूसुफ क्या है, इसलिए कि इस वजह से कह रहा हूँ सर। तो T20 टीम के बैटिंग कोच है। देखिए, वो जो आपने अभी किस्सा जिक्र किया ना कि ड्रॉप किया, उनकी ज़बान पे अभी थोड़े अरसे पहले आया था कि एक आदमी को 17 रन की वजह से पहचाना जाता है, वो इनके बारे में कह रहे थे, जिस पे मैंने जवाब दिया। और एक अजहर खान को कह रहे थे कि उनको अपने घर वाले नहीं पहचानते। चले आज ईद का दिन है, अब वो नहीं, ईद के दिन तो है, मगर यादें जब ताज़ा हो रही हैं तो यादें तो तौसीफ भाई खेले, देखिए मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन आजकल गुफ्तगू फास्ट बॉलर की तरह कर रहे हैं। हाँ, इनके कहने पे ही मैंने उस पर अब अटैक शुरू कर दिया। इकबाल भाई, ये आपका भी कसूर है कि मजीद इससे पहले कि तौसीफ भाई अटैक करें, तौसीफ भी नहीं रहा भाई, अब तो तौसीफ जो फास्ट बॉलर की तरह चलता है। इकबाल भाई, वो क्या हुआ था 87 वर्ल्ड कप में? बेदी को इंडियन मीडिया पड़ गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, बड़े नाराज़ हुए थे क्योंकि आपकी एक मुख्तसर मुलाकात उनसे हुई थी, बिशंग सिंह बेदी की, और उन्होंने कहा कि इकबाल कासिम को उन्होंने कोई टिप दी, तौसीफ अहमद को कोई टिप दी उन्होंने, तो इस वजह से इंडिया हार गई। देखिए, बेसिकली क्या हुआ कि
वो 6 दिन का टेस्ट मैच था, आपको याद होगा जी Rest बिल्कुल। day, ठीक है, rest day। उसमें रेस्ट डे था। अच्छा, उससे पहले इंडिया के 2 प्लेयर आउट हो गए थे, वसीम ने आउट कर दिए थे दोनों को। अब बीच में रेस्ट आ गया, तो अच्छा अब जब रेस्ट आया तो एक तो हमारी और इसकी बेचारे की हालत जो थी हम लोग की, हमारे टीममेट्स ने ही ख़राब कर दी थी। जो निकलता था वो कहता था बस अब आप हो, देखो मनिंदर ने आउट कर दिए, यादव ने आउट कर दिए, उनके स्पिनर आउट कर रहे हैं, अब आपकी बारी है, अब तो आप ही ने करना है जो कुछ करना है, इसको मिले तो वो इसको भी यही। हम दोनों कमरे में आके यही सोचते थे कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए कि 24 घंटे में कोई हमें ना खाना दे रहे हैं ना कुछ। शोएब मोहम्मद निकले तो वो बोल दे, सलीम मलिक निकले तो वो बोल दे, एजाज निकले वो बोल दे, कोई जो निकलता था वो हमें बोल देता। अच्छा, अब हम इसी उसमें वो फंक्शन था, एक होटल में ही था, वो बीसीसीआई की तरफ लेकिन से वो तो बताइए, हम लोग कमरे में ही बंद थे, कमरे में ही थे, उनका मैंने जो बताया। त्यौहार था होली था, कमरे में ही बंद लेकिन थे, इकबाल हम भाई लोग की के एक बात मैं बताऊं, जी। इकबाल भाई के साथ ये बेड अलग अलग ऐसे बेड होते थे ना, छोटे Sharing। इकबाल भाई ऊपर देख रहे होते थे और फिर वो पुराने गाने गा रहे होते थे, इसलिए इकबाल भाई कहते थे "ओ भाई, अब तो वो जो है रेस्ट डे वाले दिन जो फंक्शन था 5 बजे का फंक्शन था, तो मैं और तौसीफ तैयार व्यार हो गए, 4:45 बजे निकल गए। तो हम जब मंडप में गए तो मंडप तो तकरीबन खाली था, कुछ 4-6 आदमी थे उस वक्त, उसमें बेदी साहब थे। अच्छा, बेदी साहब की मैं आपको बता दूं 78 से जब वो पाकिस्तान आते थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ वो भी, तो हमारे ज़माने में कोई कोचिंग का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, कोई ऐसे कोच स्पेशलाइज नहीं होते थे कि जो हमें आगे बताएंगे, सीनियर बर सीनियर चलता था, जो कप्तान या सीनियर प्लेयर होता था वो आपको गाइड कर देता था। तो ये इनका नाम था, लेजेंड थे पूरे इंडिया के, बहुत मशहूर तरीन। तो ऐसा हुआ कि जब इस पाकिस्तान आए तो मैं उनको हमेशा पकड़ लेता था कि कप्तान जी ज़रा मेरे को देख लें आप, थोड़ा सा कोई आपसे कोई गाइडेंस मिल जाए। तो वो हमेशा बेचारे कोई ना कोई बात मुझे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बता देते थे। तो याद अल्लाह थी उनसे, तो मुझे देखकर और हमने उनको ग्रीटिंग की और उसके बाद हमने कहा भाई आपका मनिंदर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया। अच्छा, वो ज़रा थोड़े नाराज़ थे उससे, कहने की खाक काका तू देख तो सही। मैं कहा यार 7 आउट के देने आपको और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो कितने आउट करेगा। और दूसरी इनिंग की कितना उन्हें, तो मैंने कहा की है, तो उन्होंने कहा ओए 200 रन करा देते ताड़े, और जिथे बॉल जड़ा है ना उन्होंने सिर्फ विकेट तो छो, तुम फोर्स लाई जा रहे हो, तो बैट्समैन बीट तो विकेट पर बीट थे, स्लिप वाला भी बीट थे, ये कैसी बॉलिंग भाई इतनी आपके लिए बात काफ़ी थी, गेंद छोड़ो। तौसीफ की तरफ देखा, तौसीफ ने मेरी तरफ देखा, अब वो पीछे बैठे हुए थे, तौसीफ इधर बैठा था, वो बीच में थे, मैं इधर बैठा था। मैं उसको देखा, इसको देखा, हमने कहा यार ये बात कुछ समझ में आई है कि वाकई हम तो जोर लगाए जा रहे हैं ना। हाँ, एक लाइन पे करते रहो। एक मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि यार जब विकेट पे इतना ब्रेक हो तो आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लाके लाइन पे गेंद फेंकें तो थोड़ी आपकी फिंगर की टर्निंग होगी और थोड़ी विकेट से हेल्प मिलेगी, तो उतनी काफ़ी है बैट्समैन को बीट करने के लिए। तो दूसरे दिन फिर हमने वो किया, कुदरती अल्लाह की वजह से हम लोग ने मैच जीत गया सब। तो एक जर्नलिस्ट था, उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि यार आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये और वो, आपका कोच कौन है? मैं कहा यार हमारा तो कोई कोच नहीं है, हमारे तो आइडियल जो है वो बेदी साहब हैं। तो उन्होंने फिर कह दिया कि इंडियन मीडिया ने बेदी गद्दार पाकिस्तान का दोस्त। फिर वो मैंने कहा वो बेचारे जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ हमें बता ही देते हैं। भाई ये बोलना था, ये आपकी मुलाकात हुई थी? मैंने कहा हाँ अभी रेस्ट डे के दिन हुई थी हमारी मुलाकात, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था, तो उनसे भी वो, और दूसरे दिन वो लग गया। तो सुबह मेरे रूम में 9 बजे कोई फ़ोन आ गया, और तेरा कख न रवे, तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे घर पे पथराव हो गया, गद्दार के अलावा। लेकिन मैंने कहा उसमें कप्तान जी हम तो आपकी इज्जत के लिए हमने बात की थी कि यार आप इतने मशहूर। लेकिन इकबाल भाई एक जो हम मतलब उस टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन बेदी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये दिया था कि जब उनको बहुत पड़ी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी 15 मिनट की मुलाकात में वो सारा सीख गए, और मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ इन्हें, ये कुछ नहीं सीख सके। ये बड़ा स्टेटमेंट था अपने आप को करने के लिए। लेकिन याया भाई देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत इज़्ज़त देने वाली है। मैं उधर मौजूद था, मुझे पता, इकबाल भाई नहीं खेल रहे थे वो टेस्ट मैच, और ना तौसीफ भाई खेल रहे थे। देखिए अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी, जिसको इज़्ज़त और आप तीनों खेले।
हम तीनों खेले हैं। जिससे नहीं खेलना था मैं खेल गया, लेकिन इकबाल भाई का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कादिर भाई अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो खेल रहे थे, और अपना इजाज़ फ़कीर खेल रहे थे। 100 कर दिए थे, अहमदाबाद में 100 किए हुए थे और आउट भी किए हुए थे। देखें आप कैसा करना है कि एंड मूवमेंट पे जब टीम बन रही थी प्लेइंग 11, इमरान खान कादिर भाई को डाल रहे थे, लेकिन कुछ सीनियर्स ने बीच में इंटरप्ट किया और जावेद ने मुदस्सिर ने इंटरप्शन की और इकबाल भाई को जी। और सुबह जो टैपिंग हो रही होती, वार्म अप जब हो रहा था, तो उनको एजाज भाई को स्पैज़म हो गया बैक में, और इतना स्पैज़म हुआ कि वो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। फिर तौसीफ भाई को इन किया था उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है तो किस तरह देता है। अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है तो 87 बेंगलुरु टेस्ट मैच जहां पाकिस्तान भारत को घर में जाकर शिकस्त देता है, और हमारे साथ जो इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद मौजूद हैं, 18 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, 2 विकेटें वसीम अकरम ने हासिल की थी। तौसीफ अहमद साहब, बड़ा चर्चा है आजकल दूसरा का, अगर मैं आपको कहूँ कि रेट करें तौसीफ अहमद, सकलैन मुश्ताक एंड सईद अजमल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? सईद अजमल, हाँ नहीं, यानी सकलैन से ऊपर आप सईद अजमल को रखेंगे? नहीं, वो अच्छा दूसरे की बात आ रही है ना, मैं तो दूसरा जानता ही नहीं था, और अभी नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ। 3 बॉलर हैं, तौसीफ अहमद, सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल, अगर आपको रैंक करने के लिए कहूँ मैं, ना 1, 2, 3? मेरा ख्याल जो है ना वो सकलैन सबसे अच्छा था। सकलैन नंबर 2 बिकॉज ऑफ के नहीं 1, 2, 3 बताएं बस। हाँ, तो अजमल था उसके और बाद। आप अपने आप को नंबर 3 रखेंगे? मैं नंबर 3 इसलिए कि मैं दूसरा करता ही नहीं था ना, एक डिफरेंट वो है ना, उनके पास मेरा जैसा टर्न नहीं था, जो सच्ची बात। इकबाल कासिम साहब, आप माजी में चीफ सेलेक्टर है, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक की, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी मिसबाउल हक की, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद की, 1, 2, 3 बताइए। मेरी होगी भाई। नहीं, आपका नाम ही नहीं रखा मैंने सर, क्योंकि आप तो वहीं अपनी तो बात करी ना। नहीं, आपका तो मैंने नाम ही नहीं रखा। आप मुझे बताइए। नहीं, आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मोइन खान, मिसबाउल हक या इंज़मामुल? नहीं, भाई मेरी हो सकती, मैं तो किसी को रेट ही नहीं करता हूँ। देखिए, आप बात सुनिए, सिलेक्शन कमेटी का मतलब क्या होता है कि आपने न सिर्फ मौजूदा टीम सेलेक्ट करनी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं जो आगे फ्यूचर में काम आने हैं। आप मुझे बता दीजिए जितनी सिलेक्शन कमेटी आई हैं वो कैसे काम करती हैं और उन्होंने क्या किया। जो करंट टीम के लिए तो बहुत अच्छी होंगी, हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। और फिर उस वक्त के, जिस वक्त ये सिलेक्शन कमेटी होती है, उस वक्त प्लेयर कितने अवेलेबल हैं और किस क्वालिटी के हैं। तो हमारे ज़माने में जो सूरत हाल थी वो ये थी कि प्लेयर भी अच्छे थे, इंजमाम के ज़माने में भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। मेरे ज़माने में जब सेलेक्टर तो इंजमाम, लेकिन आप तो कह रहे ना मैं मोइन को मानता हूँ, ना इंजी को मानता हूँ, ना मैं ऐसी बात मिसबा को नहीं, मानता मजाक कर रहा हूँ आपसे। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझिए कि इंजमाम जिसको मुझे सेलेक्ट करना वो इंजमाम हो, या सलमान बट हो, या मोइन खान हो, या राशिद लतीफ़ हो, तो आप बताइए तो कि जो सिलेक्शन कमेटी का बाहर किसके पर ज़्यादा होगा? हमारे पर ज़्यादा होगा ना कि यार ऐसे बड़े बड़े प्लेयरों को हमने सेलेक्ट करना है और उनके साथ आगे फ्यूचर भी देखना है, तो फ्यूचर के लिए भी प्लेयर निकालने हैं। तो हमने अंडर 19, ये मेरा साथी है, इसने मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी में काम किया है। आप इनसे पूछिए कि हम अंडर 19 में कितना ज़ोर देते थे कि सारे से ही रात गुजर जाती थी हमें ये मालूम करने में कि किस किस प्लेयर में कहाँ रन्स किए हैं, किधर किधर खेले हुए हैं, और डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी। तो मेरा मकसद है इंजमाम हुआ या मोइन खान हुए, इन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ये भी सिलेक्टर बहुत अच्छे थे, तौसीफ भाई ने बहुत अच्छा रोल। सलीम जाफर साहब, ये बताइए कि आप जिस ज़माने में खेले, मैं आता हूँ आपकी तरफ। सलीम जाफर साहब, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, ये बेस्ट 3 बॉलर थे, या आप हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ तीसरे बॉलर जो हैं वो मोहम्मद हसनैन ले लें, या आप तीसरे फास्ट बॉलर जो हैं? नहीं, वैस वसीम नो डाउट, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था मेरे ख्याल से। तो वो जो ये बेस्ट नाम आप कह रहे हैं वसीम, वकार और आकिब जावेद बेस्ट इस वक्त तक नहीं था। आकिब जावेद की जगह और दूसरे बॉलर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, इसमें वैसा नहीं है। इसमें शोएब अख्तर ऐड हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है शोएब अख्तर जो है वो उस रैंक में है पहली। यानी आप कह रहे हैं कि वो ये जो बेस्ट बॉलिंग है नहीं है बेस्ट बॉलिंग? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मतलब बॉलर्स अच्छे होंगे अपने इस टाइम के और सही हैं, लेकिन इनके साथ कंपैरिजन नहीं